बोर्ड पढ़िए, क्या लिखा है? थैंक्स फॉर विजिटिंग इंडिया, भारत पधारने हेतु धन्यवाद। आप ठीक समझे, इस वक्त हम भारत और नेपाल के बॉर्डर पे खड़े हैं, ठीक उस जगह पर जहाँ से भारत की सीमा खत्म होती है और नेपाल की सीमा शुरू हो जाती है। अगर नेपाल की बात करें तो उस तरफ जनकपुर इलाका पड़ता है, जो कि राजा जनक की राजधानी मानी जाती है। इसके अलावा भारत की बात करें तो ये बिहार के सिरखंडी भिट्टा मोड़ इलाका पड़ा, सुरसंड विधानसभा हुई और सीतामढ़ी ज़िला हुआ। अगर यहाँ की राजनीति की बात करें तो फिलहाल जो सिटिंग विधायक हैं वो राजद से हैं सैयद अबू दोजाना, और लोजपा की तरफ से प्रत्याशी हैं माधव चौधरी, और जनता दल यूनाइटेड यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी और एनडीए की तरफ से हैं दिलीप राय। तो हम यहाँ लोगों से बात करेंगे और समझेंगे कि बॉर्डर पे होने पे क्या मुद्दे होते हैं, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। लोग बता रहे हैं, ये एक बड़ा विवाद भी रहा है। ये जो रोड आप देख रहे हैं जहाँ पर हम खड़े हैं, इसको बनाने को लेकर भारत और नेपाल के बीच काफ़ी विवाद चला है। तो इस पर बात करने के लिए लोग हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं। शुरू करते हैं बातचीत। क्या नाम है आपका? शिवशंकर प्रसाद। क्या करते हैं शिवशंकर आप? मैं बीटेक कर चुका हूँ और प्रिपरेशन करता हूँ गवर्नमेंट जॉब के लिए। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो क्या बड़े मुद्दे हैं क्षेत्र के, बॉर्डर के क्षेत्र के? देखिए, बॉर्डर पे बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन बेसिकली सबसे बड़ी जो मुद्दा है बेरोजगारी। उस बेरोजगारी बहुत सारे चीज़ों को जन्म देती है। सबसे बड़ा तो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, जिसके कारण लोग स्मगलिंग करते हैं। बहुत सारे ढेरों इस लॉकडाउन में और बंदी में इस नेपाल और इंडिया के बीच मटर पार सबसे ज़्यादा फेमस यहाँ का रहा है। इसके अलावा ड्रग्स भी यहाँ पे पहले लोग दोनों तरफ से, पहले लोग नेपाल से ज़्यादा आते थे, लेकिन उसका निगेटिव प्रभाव ये पड़ा है कि यहाँ के युवाएं भी उससे अछूते नहीं हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी, आप जब आए होइएगा तो रास्ते में कितने पुलिया देखे हैं, तो कहने की कोई, बड़ा रास्ता खराब है एकदम, ये हकीकत है। और ये सारे और रास्ता ये इसकी मतलब मैं खुद तस्दीक करके आया हूँ, पूरा चलते हुए आया हूँ, रास्ता बहुत ज़्यादा खराब है, कमर टेढ़ी हो गई सच बताएं तो। और ये सारी रास्ता अभी से नहीं है। 2004 में यहाँ पे सबसे बड़ी बाढ़ आई है, अभी तक के इस बार भी बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, लेकिन 2004 में ये सारी पुलिया टूटा। गवर्नमेंट आए गए, विकास तो कहाँ पगला गया पता नहीं चला। विकास पगला गए हैं, विकास का कोई नामो निशान नहीं है। सबके नाम पर वोट मिला, वैसे ऐसे लोग भी आके जीत कर गए हैं, जो अगर यहाँ से अगर कैंडिडेट बन जाते तो सारे लहर में जीत कर चले जाते हैं। हाँ, तो क्या देख के वोट देते हैं भाई कि अगर हम भी विकास की लोभ कि कोई आके हमें विकास कर दे। अच्छा। कोई विकास कर दे, लेकिन विकासों का नामो निशान नहीं है, कोई निकाल, सब बार धोखा ही और ठगे जाते हैं लोग। क्या नाम है आपका? अमित कुमार मिश्रा। ये सबसे बड़ी समस्या है बाढ़ की। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, जब बाढ़ जो आती है हर जगह पानी इतना ये पूरा डूबा रहता है। जितना इलाका आप देख रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या हम लोगों के साथ जो हो रहा है यही है, बाढ़ का समस्या सबसे ज्यादा है। बाढ़ की समस्या पूरे बिहार में है दोस्त। हाँ, बिहार में तो ये नेपाल से सटा है ना, उसके वजह से सबसे ज्यादा बाढ़ की समस्या होती है। बिजनेस पॉइंट है यहाँ। आपका? अतुल कुमार झा। यहाँ ये बिजनेस पॉइंट है। यहाँ जितने भी लोग हैं, यहाँ जो काम धंधा करते हैं, गांव के 30% लोग यहाँ पे अपना व्यापार करते हैं, और उसमें 20 से 25% लोग अपना रोजी रोटी के कोई ना कोई काम किसी से जुड़े हुए हैं। अब जब बाढ़ आता है तो करीब 2 महीने 2.5 महीने के आसपास ऐसा होता है कि लोग यहाँ अपने काम को छोड़ के घर में बैठे हुए होते हैं। अब उसका बहुत सारे उदाहरण हैं और उसमें एक देख सकते हैं। और सबसे बड़ा बात अभी जो मेरे भाई ने कहा कि यहाँ पे स्मगलिंग इतनी बुरी हालत है कि यहाँ 4 साल और 5 साल के बच्चों को भी बैग में कुछ रख के भेजा जा रहा है। ये स्थिति है। और यहाँ पे इतनी पे रोकने के लिए क्या व्यवस्था है? कोई स्मगलिंग रोकने की कोई ऐसी प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे कोई ऐसी प्रॉपर व्यवस्था कहिएगा नहीं है। प्रशासन अपनी काम करती है, पर इतना खुला बॉर्डर, जनता का बीच गरीबी, जनता इतनी गरीबी में है। नीतीश कुमार जी 15 साल में बस जुमलाबाजी किए हैं। नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं, पर नीतीश कुमार सोशल इंजीनियरिंग, जो चिराग पासवान कह रहा है, बहुत अच्छा कह रहा है कि चिराग पासवान की सोशल इंजीनियरिंग कर रहा है। वो आपको समाज का एक भी तबका जिसको वो उठाया हो ऐसा संभव नहीं। आप क्या है सोशल इंजीनियरिंग जिसका जिक्र आपने किया, क्या है ये? सोशल इंजीनियरिंग है माई समीकरण के बीच में मुस्लिमों के वोट को तोड़ना, जो साती जाति होती है उसके अंदर उसको तोड़ना, तो वो चीज़ें। उसके बाद छोटी छोटी यादवों, जैसे पिछड़ा को अति पिछड़ा बनाना, दलित को महादलित बनाना, ये सारे काम कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। अब आप वोट, अब देखिए जैसे कि अब स्कूल है, आप यहाँ चलिए और मुखिया, किसी गांव का मुखिया अगर टीचर बहाल करे तो वो कैसा टीचर बहाल करेगा? आप ब्लॉक में चलिए, आपको ब्लॉक में एक आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए मुझे एक दलाल के थ्रू जाना पड़ेगा, मुझे कर्मचारी वहाँ नहीं मिलेगा। वहाँ कर्मचारी ने किसी और व्यक्ति को डिप्यूट कर रखा है, वो उसका काम कर रहा है, और वो व्यक्ति किसी और को डिप्यूट कर रखा है, आपको पैसा देना पड़ेगा। एक आवासीय प्रमाण पत्र, मैं यहाँ हूँ और मुझे अपने आवास प्रमाण पत्र के लिए भी मुझे पैसा देना पड़ेगा। ये हालात है।
यहाँ बिजनेसमैन डूब रहा था, यहाँ बिजनेसमैन 6 महीने से बंद था, उस व्यापारी वर्ग को देखने वाला कोई समाज नहीं था। यहाँ मजदूर काठमांडू सबसे साइड से मजदूर पैदल आए, उसके भोजन से व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था कोई नहीं आया। यहाँ 8-9 साल के बच्चे कुपोषण से मरते हैं। और अगर आपको यह विश्वास ना हो तो अभी आप मेरे साथ गांव में चले, चमार जाति का नाम नहीं लेना चाहिए, पर मेरी गांव में जाति हैं जहाँ के लोग कुपोषित हैं। और इसके लिए साफ साफ जिम्मेवार नीतीश कुमार, उनका सोशल इंजीनियरिंग है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अन्य युवाओं से भी आप बात कीजिए, उनके अंदर में बहुत दर्द है। नीतीश कुमार की बात अभी करेंगे, पहले क्योंकि आपके जो विधायक हैं, सिटिंग विधायक हैं, सैयद अबू दोजाना जो हैं, उनका काम कैसा रहा पिछले 5 साल में? वो महाराज, उनका आपको एक कहानी आपको समझाते हैं कि वो महाराज को जब टिकट मिला था तो सर्वविदित है कि अबू दोजाना एक पैसे वाले व्यक्ति हैं, वो कंस्ट्रक्शन के एक बहुत बड़े बिल्डर हैं, और उनका एक प्रतिनिधि, आपको इसका जानकारी बहुत कम लोग देंगे यार, खुल के नहीं बोलेंगे, उनका एक प्रतिनिधि सादिक नाम का एक लड़का है, वो कोई 38 ईयर्स के ओल्ड होंगे, वो आते हैं, वो चकनी, यहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, वहाँ कहा जाता है, वहाँ से 10 लड़के निकलते हैं, आसपास के इलाकों में कहा जाता है, और वहाँ से वोटिंग हो जाती है कंप्लीट। और हमारे दोजाना साहब 55,000 वोटों से आराम से 23,000 की मार्जिन लेके वो जीत जाते हैं। ये है यहाँ की हालत। 4 साल 4.5 साल हो गया है, एक भी आदमी, मैं पर्सनली अपनी बात करता हूँ, मैं क्षेत्र में बहुत रहता हूँ, जब भी आता हूँ तो सक्रिय रहता हूँ इन सब चीज़ों में, मेरे मित्र सब हैं, कोई भी उसको देखा नहीं है अभी तक कि सैयद अबू दोजाना कौन है, वो देखा नहीं। बहुत कम आदमी देखा है। आप जैसे लोग कितने कहाँ पे देखे हैं? कहाँ पे देखे? अभी तो आप किसी और के लिए घूम रहे थे, की बात करें, आप दोजाना को देखे हो, कहाँ देखे हो? सुसन में देखे, आप कहाँ देखे? क्या नाम है आपका? गौतम झा। गौतम झा जी। ये लोग कह रहे हैं विधायक को नहीं देखा, आप कह रहे हैं विधायक को देखा। ठीक है, अच्छी बात है, सुन आराम से। मैं ये कह रहा हूँ आपने देखा तो उनका काम भी देखा होगा। मुझे बताइए 3 बड़े काम जिन्होंने क्षेत्र के लिए कराए। मेरे गांव में काम किए हैं, गांव में काम किए हैं। क्या काम किया है? डीबीसी काम किया है, डीबीसी का काम किया, इन्हीं के घर पे काम किए, इन्हीं के घर के बगल में काम किए हुए हैं। क्या काम किया? डीबीसी काम किए हुए हैं, रोड बनाए हैं। उसकी भी जानकारी तो आपको पूरी जानकारी, तो मैं आपको वो भी जानकारी देता हूँ। क्या? एक सड़क बनाई गई है जो मेरे ही घर के पास बनी हुई है, मेरे चाचा के घर तक। सच्चाई है, जो एक मिनट बता रहे, सच जानिए ना। उस प्रोजेक्ट को पहले ही ग्राम पंचायत को मुखिया जी को ऑलरेडी वो आ चुकी थी, वो ग्राम पंचायत बनाने वाली थी। यहाँ कुछ शब्दों का मर्यादा विहीन करते हुए मैं ये शब्द बोल रहा हूँ, कुछ दलाल सीधा उस व्यक्ति के पास जाता है, आपके पास एक सड़क है, बना लीजिए और अपना आप चस्पा कर दीजिए। चलिए, आपको उस बोर्ड का और उस सड़क का हालत भी हम दिखा सकते हैं। सारे कंक्रीट बाहर आ चुके हैं। मेरे घर के पास थोड़ा सा जमीन का जो है नीचापन है, तो सारा मोहल्ले का पानी अब मेरे घर होते हुए, मेरे ही बारी में, मेरे घर होते हुए गुजर रही है। नदी है पीछे, अब अगर वो पानी थोड़ी सी भी लेयर बढ़ेगी तो मेरे घर के बीचों बीच, एक बार तो हुआ भी था कि मेरे घर के बीचों बीच वो पानी निकली थी, नदी बह गई थी। अब इस बार भी वही हाल होगा। तो वो काम ऐसा ही है। आपको नजर आते हैं तो इनकी समस्या बता क्यों नहीं देते हैं उनको? इनको समस्या बतलाना चाहिए ना, ये यहाँ नाला बनना चाहिए, यहाँ यथी बनना चाहिए, कुछ नहीं बतलाते हैं। क्या बताना चाहिए? नाला के विषय में तो इनको देना चाहिए जगह ना। जगह नहीं दे रहे हैं, जगह नहीं दे रहे हैं। घर के आराम से। दोजाना से इनको कई दिन बात हुई है। मैं विश्वनाथ शाह जेडीयू पंचायत अध्यक्ष श्रीखंडी भिट्ठा। अच्छा, आप जेडीयू से हैं? आपके बहुत जरूरत थी यहाँ पे। चलिए सुनिए तो, बात तो सुनिए। हम कह रहे हैं कि आरजेडी की तो बड़ी बुराई हो गई। बताए बुराई क्यों होगा? कि विधायक जी गायब रहते हैं। 15 साल से आपकी सरकार है, आपने क्या किया क्षेत्र में? हमारी सरकार ने, अगर किसी को नजर हो तो ये सरकार 63 वर्षों से कांग्रेस जो यहाँ 60 भाई साहब हो गया 60-70 वर्ष है ना। ये लड़के ने, हम कह रहे 15 साल रुकिए। अरे मैं सवाल पूछ लेता, रुक मेरी बात सुन पहले, रुकिए मेरे सवाल पूछनी। 70 साल छोड़ दिए, 15 साल छोड़ दिए, 5 साल पिछले चुनाव 5 साल का होता है, और हम पिछले 5 साल का काम देख के वोट देते हैं। मुझे लगता है आप लोग भी 5 साल देख, तो पिछले 5 साल में जो क्षेत्र की समस्याएं हैं जो है, आप बताइए 3 बड़े काम बता दिए मुझे आपने, जो जेडीयू ने, नीतीश कुमार ने यहाँ किए हैं।
नीतीश कुमार ने एक काम किया कि अभी 24 घंटा बिजली जलती है। 24 घंटा बिजली आती है? हाँ, एकदम 24 घंटा रहती है। 22 घंटा तो निश्चित रूप से रहता है सर। अभी कटा हुआ है, अभी कटा हुआ अब शोर नहीं, शोर नहीं, शोर नहीं। एक भाई साहब रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। एक बात और बात में निर्माण चालू है, सारे पुल में काम चल रहा है। पुल नहीं बनी, सड़क नहीं हुआ, चिल्लाइए मत, हाथ नहीं लगा। आप भी रुकिए एक मिनट। जी, आपने कहा बिजली आती 24 घंटे, लड़का सब चिल्लाए नहीं ये आती। मान लीजिए 22 घंटा 20 घंटा। अरे रुक जाइए भाई साहब, अगर आपको चिल्लाना तो आप जा सकते हैं, है ना? बहुत लोग हैं बात करने के लिए, आराम से बात करनी करिए, मैं खूब देर बात करूंगा। चिल्लाएंगे तो मैं खुद चला जाऊंगा, है ना? तो ये कह रहा हूँ कि आपने कहा बत्ती आती, बत्ती और छोड़ो, अभी बत्ती नहीं आ रही। बाकी चलिए दूसरा काम बताइए जी। अभी कुछ लोगों ने कहा माने पुल पुलिया में नहीं बना। पुल पुलिया में आप देखे होंगे रास्ता जो देखते हुए आए, सब पुल पुलिया में काम लगा हुआ है, बहुत बन करके भी तैयार है। ये लड़का लोग कह रहे हैं 15 साल से चल रहा है, कब बन जाएगा? 15 साल से शायद आप आए होंगे, पर साल से तो आते लगा है सर, तो 15 साल की बात करते हैं। हम कह रहे कितना और टाइम लगेगा मतलब बनने में? ज्यादा से ज्यादा हम अगली बार आए तो अच्छा लगे हमको भी, भैया रोड बनी। तो लगता है आपको पूर्ण विश्वास देते हैं कि 21 तक, यह 2001 से लेकर के 2021 तक एकदम सारे पुल पुलिया एकदम 2015 में क्यों नहीं बताया जब चुनाव लड़ रहे हैं? 2015 में, 2015 से तो हम काम में लगे ही हुए, हम तो काम में लगे ही हुए। लोगों को मुफ्त अनाज देते हैं, 73 महीना का अनाज दे रहे हैं, 3 रुपये किलो चावल देते हैं, 2 रुपये किलो गेहूं देते हैं, ये खून बेर में 5 महीना का। 1 मिनट और एक मिनट, और यही जो राशन दे रहे हैं, 1 मिनट रुकिए ना। किलो रहता है, आपका सरकार में यही 4 किलो मिलता है। मुझे कितना मिलता है आपके? चलिए रुकिए, इनका यही जो राशन है, इसी राशन की एक जानकारी आपको दे, जो यह राशन दे रहे हैं ना, और अभी जिस महानुभाव को टिकट दिया गया है वह जिला में सबसे बड़े राशन माफिया हैं। दिलीप राय जी सबसे बड़े राशन माफिया हैं जी। राशन माफिया क्या होता है? राशन माफिया ऐसा होता है जैसे कि आप हैं और 4 कार्ड बना, अब उसमें से 3 व्यक्ति उपलब्ध हैं, 1 व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, आपका वो राशन भी उठेगा और वो आपके नाम से उठ रहा है और कहीं और वो जा रहा है। ऐसा हो रहा है, ऐसा ही होता है जी, यहाँ हो रहा है, और वो दिलीप राय जी है। और अभी इन्होंने कहा कि यहाँ पे बिजली आती है, इसको एक्सेप्ट करना कोई बुराई नहीं कि है, पर आप आपको बता रहे हैं कि एक भी बिजली प्लांट क्या इन्होंने लगवाया है? अभी भी सारे बिजली हमारे या तो आ रहे हैं झारखंड से, कल होके झारखंड की सरकार के साथ थोड़ा सा विवाद हो जाता है तो सबसे पहले वो बिजली पे ही अटैक करते हैं। क्या हो जाता है यहाँ पे जितने भी संविदा के टीचर्स थे, जितने भी ब्लॉक स्तर पे कर्मचारी थे, वो सारे पोस्ट हटा दिए गए। और शिक्षा की हालत, आप चलिए मिड डे मील खाने के लिए यहाँ बच्चा आ रहा है, ये दुर्भाग्य है बिहार का। जो बिहार एक समय में IAS निकाल रहा था ना, आप डाटा निकालिए उस IAS ऑफिसर बच्चों का, वो सब बाहरी हैं, वो कहने को बिहारी हैं पर वो बिहार में कोई नहीं रह रहा। मैं स्वयं जॉब करता हूँ कहीं और। अब ये भाई साहब बताएंगे शिक्षक लिए क्या किया गया है एजुकेशन के लिए? एजुकेशन के लिए तो सर ये किया गया कि आज से विगत 1 मिनट जब बोलते हैं ताकि लोग बोले, विगत ये गलत बात है, जवाब सुनना पड़ेगा आपको। विगत 15 वर्षों में जो लालू जी की जो सरकार थी, हमारे जानकारी के मुताबिक उन्होंने 95,000 मात्र शिक्षकों की बहाली किया। आज नरेंद्र मोदी एवं नीतीश जी की जो सरकार है उसमें उनका कहना है कि 1.5 लाख शिक्षकों की बहाली किया। अभी हमारे भ्राता श्री चाहे उम्र में हो सकते हैं, माने भतीजे हों, छोटे हैं ही, बच्चे के समान है, लेकिन एक बात जरूर है कि जिन लोगों को माने आपको 4,000 के वेतन पर नौकरी दिया, वो आज 25,000 पा करके परिवार उसका सुखी है, इसमें कहीं कोई दुखित नहीं है। वो शिकायत कर रहे हैं कि भाई उनको परमानेंट किया जाए, और तमाम और लड़का लोग शिकायत करता है कि भाई इनको बहाली क्यों की गई? तो वो उनके शिक्षा के स्तर पे सुनिए तो शिक्षा के वो कहते हैं कि उनका टेस्ट लेना चाहिए था तो अच्छे शिक्षक मिलते हैं था। ये इस बात को मैं भी मानता हूँ, टेस्ट लेना इनके तरफ से मैं आपसे पूछता हूँ, ग्राम का मुखिया किस बेसिस पे टीचर बहाल करे, जरा आप ये मुझे समझा दीजिए। हमारा ग्राम का मुखिया अगर किस बेसिस पर
अथी करेगा, पंचायत समिति किस बेसिस पर उसका अनुशंसा करेगा, ये इस समय सुझाव आप लोग भी अगर मान लीजिए शिक्षित है तो आप लोग को देना चाहिए था। दिन में यहाँ बैठे हुए हैं, क्यों भैया ये बताओ, ये कह रहे हैं सुझाव देना चाहिए, कोई सुझाव लेने आता कभी? कोई सुझाव नहीं आता है। वही तो सुझाव इवेंट ट्विटर पे ये लड़का एक काम ये सुमित कुमार झा, इनसे ही बोलिए, जदयू के नेता है, इनको ब्लॉक में अपना जमीन का रसीद कटवाना है। हम वादा कर 5 दिन का समय देते हैं, इनका क्षमता नहीं कि कटवा ले जमीन का रसीद। अब ये भी जाएंगे, जदयू के नेता हैं, जमीन का अपना खुद का जमीन का टैक्स जमा नहीं कर पाते हैं। वहाँ पर इतना धांधली है, वहाँ पर कोई कर्मचारी है ही नहीं, इतना धांधली, भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है। सबसे बड़ा समस्या भ्रष्टाचार है कि नहीं? भ्रष्टाचार तो हमारे समाज के लोगों ने किया है। हर गांव में ऐसा कोई गांव नहीं है, सुनिए सर, ऐसा कौन गांव नहीं है जिसमें 4 या 5 दलाल जो आपके पॉकेट से जेब निकाल करके, पॉकेट से पैसा निकाल कर उसके दलाल में, वो दलाल की एक नीति है, हम आपको काम नहीं होता जिसके चलते वो दलाल के हाथों बिक जाते हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती, चिन्हित क्यों नहीं करती? सरकार क्या नल जल योजना का पूछ लीजिए। पहले शिक्षा पर आइए, अभी जो सब पे बात करेंगे है ना, आराम से करेंगे, तो जल्दी आओ मत आप लोग, और चिल्लाना नहीं, कोई आराम से बात करें। या इसमें सर कहीं न कहीं हम लोग भी दोषी हैं। सरकार ठीक है, सरकार सुनिए, सरकार तो ठीक है ही, लेकिन हम समाज में जो दबे कुचले लोग हैं, अगर एक आध दिन अगर उसकी हैरानी होती है तो हमरे जैसे, मैं अपना ही नाम कहता हूँ, जिसकी ब्लॉक में BDO CO से जान है, पहचान है, वो जाता है वहाँ रिश्वतखोरी है। जहाँ 1200 रुपया, हमारे एक मित्र ने कहा कि 1200 रुपया, सुनिए भाई बोलते हैं तो बोले दीजिए, आप भी बोलिएगा, 1200 रुपया जहाँ दाखिल खारिज में लिया जाता है। इस गांव के माननीय बहुत बड़े लोग, ऐसे लोग हैं, नाम मैं नहीं गिनाना चाहता, वहाँ 25,000 30,000 ली जाती है। इसमें कहीं कोई संकट नहीं है। आप JDU नेता के तौर पे बात स्वीकार कर रहे हैं कि रजिस्ट्री में जहाँ 1200 लगने चाहिए वहाँ 25,000 लग रहे हैं? हाँ, लगता ही है, कहीं 5,000 भी लगता है, किसी से 30,000 लगता है। और वो कौन दिलाता है? आप मेरे ही लोग, आपके ही गांव के ही लोग। ऐसे लोगों को मैं नाम नहीं बता सकता, किसकी से लड़ूं, किसकी से। तो कहते हैं बहुत लॉ एंड ऑर्डर, सख्त प्रशासन है, एकदम डंडा चला रखा है, तो रोका क्यों नहीं ऐसे लोगों को? सुनिए सर, नीतीश कुमार जो कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर, सुशासन की सरकार, नीतीश कुमार की ये कमियां हैं। सर एक मिनट, नीतीश कुमार की कमियां हैं कि कमियां ये हैं कि अपने लोगों पर ज्यादा विश्वास करके, अभी अपने ही लोग समाज के लोग जो है, जो मुखिया है, दुनिया है, दारी है, जो शिक्षित से जुड़ा है, शिक्षा से जुड़े हैं, चाहे कोनो माने अथी से जुड़े हुए हैं, क्या कहते हैं, राजनीतिक से जुड़े हुए हैं, वो सब पे भरोसा करते हैं, सब उनको धोखा देते हैं। हाँ, यही बात है, धोखा है, इसमें कहीं कोई दो मत है। कहीं हो सकता है मैं भी गलती करता हूँ, ऐसे भी बहुत लोग हैं जो समाज को शोषण का, मतलब नीतीश कुमार के साथ गलत हो रहा है, मतलब वो अच्छा करना चाहते हैं मगर जो पार्टी के लोग हैं और वो नहीं करने दे रहा, अच्छा नहीं करने दे रहा है। यहाँ उसकी खास करके नेता, तो फिर नेता कैसा होना चाहिए? नेता तो ऐसा होना चाहिए ना, नेता तो ऐसा हो जो स्वच्छ छवि का हो, ईमानदार हो, और जो उनके साथ हो वो भी स्वच्छ छवि के होने चाहिए ना फिर। जी एकदम, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। ऐसा इन्होंने बताया, ये लोग नवजुवक है, स्वाभाविक है, बार क्राइटेरिया है। अरे सुनिए तो, ये लोग दबे, अरे इन्होंने बताया कि यहाँ जो आपके प्रत्याशी हैं JDU के, वो माफिया है बता रहे हैं। अब हो सकता है उनके नजरों में माफिया हो, ऐसी बात तो नहीं है। मतलब मैं तो बाहर का हूँ, मुझे नहीं पता। इस बार तो वो भी तो आए हैं RJD से, सर उसको मैं माफिया कैसे कहूँ? अगर माफिया था, जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है, माफिया नहीं है। हम लोग उसको चेहरा देखे हैं। RJD में से तो माफिया नहीं थे, अब JDU में आ गए, नीतीश कुमार उनको टिकट दे दिया तो माफिया हो गया, अब माफिया हो गया सर। आज मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ शैलेश कुमार झा मुखिया है, जब से मुखिया बने हैं, भले ही अनाज, लेकिन ऐसा कोई भी आदमी नहीं कर सकता कि पहले की बात किया है, अनाज का घोटाला होता है, इस महीना का अनाज उस महीना में दे चुके आप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुनिए, आप बात करते हैं 7 निश्चय की। 7 निश्चय में भी सर काम हो रहा है, 7 निश्चय में काम हो रहा है हमारे। रुकिए पहले 7 निश्चय में क्या क्या काम हुआ इस क्षेत्र में? 7 निश्चय में सर गली गली में जहाँ तहाँ सड़कें बनी है, रोड बना है, बहुत ऐसा रोड है जहाँ कहीं रोड नहीं था। चलिए पंचायत के अंदर जिस रोड पर आप चलिएगा उस रोड पर हम दिखा देंगे 6 महीना पहले का बना हुआ रोड पक्का उखड़ रहा है,
नेताजी फैक्ट बोलिए। हम लोग वोटर नीतीश को वोट करेंगे, लेकिन गड्ढा तो वहाँ काम हुआ है, उसमें आप क्या करें? अब जनता जो बोल रही है वो सुनिए ना। हाँ हाँ, निश्चय योजना में आप चलिए मेरे घर पे, आपको मैं नल से बहुत ठंडा पानी पिलाऊंगा। एक ठंडा और एक गर्म भी निकलेगा, दोनों निकलता है एक ही नल से। सात निश्चय योजना के तहत दो नल लगवा रहे हैं आप लोग। एक ही से ठंडा और गर्म दोनों निकलता है। अब चलिएगा, यही तो विकास है, यही तो विकास है। लेकिन सर एक चीज है, सर एक चीज है, लालू जी के राज में हम लोग पहले विकास पर बहस नहीं करते थे। हम लोग जब बाढ़ आता था ना, तो लालू जी बोलते थे कि गरीब को मछली मारने का फैसिलिटी मिलता है। कम से कम नीतीश राज में हम लोग इस पर बहस भी कर रहे हैं। इसलिए नीतीश जी लालू जी से 100 गुना अच्छे हैं, विकास हुआ है। हम लोग यहाँ से सीतामढ़ी गड्ढा में जाते थे, अभी गड्ढा में नहीं जाते हैं। वह रोड, अरे तो तू देखा ही नहीं था। 63 वर्षों तक रोडे नहीं बना, आप गड्ढा की बात करते हैं। हाँ, ये बात तो सही है। सुनिए, अरे अंकल जी कह रहे हैं रोड की जो व्यवस्था थी आज से जो 15 साल पहले थी, सर सुन लीजिए, आज से पहले जो 15 साल में पहले जो रोड की व्यवस्था थी ना, वो स्थिति ठीक है। पुलिया जो है ना, वो बनना अभी बाकी है। वो जो रुका है, प्रशासन में सुधार हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। हम लोग नीतीश कुमार को वोट करें ना करें, लेकिन व्यवस्था नीतीश जी ही सुधारे हैं, जिस पर आज हम लोग बहस कर रहे हैं। नहीं, जो प्रशासनिक व्यवस्था की बात है, तो प्रशासनिक व्यवस्था प्रथम 10 वर्ष जो था वो बहुत अच्छा। सवाल पूछिएगा कि 1 नंबर वार्ड मात्र 2 रोड, ये बोल रहे हैं कि पूरे गांव में पीछे हो गए हैं, ढला लगे हैं, लेकिन 1 नंबर वार्ड में 2 रोड है, जबकि अब तक इन पर कोई सुनवाई या कोई ढलाई की प्रचार भी नहीं हो रहा। न कोई सुन रहा है, न कोई समझ रहा है कि क्या रोड का काम चल रहा है। वो बोल रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में कि जितना रोड है सब ढला गया, लेकिन 1 नंबर वार्ड में सिर्फ 2 रोड है। पूछिए इनसे थोड़ा समस्या है, सुनिए। बताइए। हम लोग बॉर्डर व्यवसायी हैं, गांव में जाकर के गांव का समस्या, हम लोगों का यही समस्या है कि हम लोग 8 महीना से बंदी के कगार पर हैं, हम लोगों को भूखमरी के कगार पर हैं। हम लोगों का बॉर्डर बंद है, कस्टमर नहीं आ रहा है, हम लोगों को 8 महीना से कोई पूछने वाला नहीं है। ये भी व्यवसायी है, हम भी व्यवसायी हैं, हम लोगों को कोई फैसिलिटी नहीं है। क्या होना चाहिए? हम लोगों को सरकार की तरफ से या तो यदि बॉर्डर खुलना चाहिए, यदि बॉर्डर खुलना चाहिए, खोलना हो तो, नहीं खोलना हो तो हम लोगों को भी स्थापित करके कहीं व्यापार एक जगह स्थापित कर दे, एक मंडी दे जहां हम लोग व्यापार कर सकते हैं। ये नहीं कहते हैं कि हम लोगों को बॉर्डर पर ही व्यवसाय चले। हम लोगों के लिए कहीं मंडी मिले, हम लोग मंडी में जाकर के व्यवसाय कर सके, ऐसा जगह हम लोगों को रेंट पर या जैसे भी लीज पर हम लोग को मुहैया कराया जाए। हम लोग बॉर्डर छोड़ने के लिए तैयार हैं। ठीक बात। अब मैं ये नौजवानों से जानना चाहूँगा, भाई मैनिफेस्टो कौन कौन पढ़ता है यहाँ पे? जो तमाम पार्टियों के मैनिफेस्टो आए हैं, सभी पार्टियों के आ गए, पढ़ते हैं मैनिफेस्टो? आप थोड़ा बहुत तो सब जानकारी देखते हैं? मैंने मैनिफेस्टो पढ़ा, किसका बेहतर लग रहा है? सबसे बेहतर मैनिफेस्टो चिराग पासवान का लगा। क्योंकि चिराग पासवान ने जमीन से जुड़ी हुई सारी बातों को उसने कवर किया है। जैसे कि उसने ब्लॉक की जो समस्याएं थी, जो मैंने आपको बताया कि वहाँ पे जो समस्या है कि आप जाओ तो बिना किसी दूसरे व्यक्ति के थ्रू काम नहीं होगा। उसने शिक्षा पे बात करी है कि शिक्षक जो बहाल होंगे उसके लिए जो भी टीटी की जो मान्यता होगी उसको बढ़ा दिया जाएगा, और जो भी शिक्षक होंगे वो एग्जाम के थ्रू आएंगे, ना कि कोई मुखिया या किसी अन्य व्यक्ति के थ्रू आएगा। तो ये है। तीसरा है कि उसने हर एक व्यक्ति को एक कॉमन पॉइंट दिया है कि थोड़ा सा साइड हो जाए। आइए वजीरी जी, इधर आइए, थोड़ा हमारे कैमरामैन को जगह दे दीजिए, तभी आप लोग कैमरे पे आ पाएंगे। क्या क्वेश्चन है? ये पुलिस स्टेशन है, ठीक है, थाना है। बिना रिश्वत लिए हुए, सर बिना रिश्वत लिए हुए एक भी कंप्लेन थाना वाला नहीं लेता है। बिना रिश्वत लिए हुए एक भी कंप्लेन नहीं लेता है। बगल में थाना, उधर ही चल लेते हैं, उधर चल। थोड़ा यहाँ पे कोई बॉर्डर वाला इलाका है, इसलिए थोड़ा दिक्कत है भाई, गाड़ियाँ आ जा रही हैं। थोड़ा शांति वाले इलाके में चल लेते हैं यहाँ। अभी जैसे आदमी है जी, इंटरनेशनल बॉर्डर है, हम लोग व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। राजू चौधरी मेरा नाम है। यहाँ जो काम धंधा जितना भी बिजनेस व्यापार होता है सब नेपाल से ही जुड़ा हुआ है सर। काम जो है बिजनेस का आयात निर्यात सब यहीं से होता है। इंडिया से आया सामान ट्रक जा रहा है। किसान वर्ग का जो छोटा व्यापारी है, हम लोग सर क्या करके जिएंगे? हम लोग जो काम कर रहे हैं, ट्रक यदि खाद्यान्न सामग्री हो, करोड़ का हो, 2 करोड़ का हो, 5 करोड़ का, जिस पे जा रहा है सर, लेकिन हम लोग का व्यवसाय के लिए जो कस्टमर आ रहा है, सिंगल पर्सन, डबल पर्सन, 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति नहीं आने देता है, ना जाने दे रहा है। इसके लिए क्या किया जाए? यहाँ जो क्षेत्रीय नेता हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं या विधायक जो हैं, इनके पास कभी आप लोग गए? व्यापारी का समस्या सुनने के लिए न कोई प्रशासन है, न कोई सरकार है। हम लोग कहीं भी
अपना समस्या उठाते हैं, तो हम लोगों का समस्या सुनने के लिए, शायद व्यापारी का समस्या सुनने के लिए कोई सरकार नहीं बना हुआ है। खास करके हम बॉर्डर व्यवसायी का, जो हम लोग बॉर्डर पर व्यवसाय करके गुजर बसर करते हैं, उनका समस्या सुनने के लिए अभी तक कोई बिजनेसमैन के लिए पैदा ही नहीं हुआ है। पूरा चौपट हो गया यहाँ का बिजनेस, पूरा भुखमरी के कगार पे यहाँ का बिजनेसमैन सब आ गया है, खाने के लिए कुछ नहीं है। तो हम मैनिफेस्टो शराबबंदी का पूछ लीजिए, शराबबंदी बात करेंगे अभी फिलहाल मैनिफेस्टो की बात कर रहा था, है ना। और मैनिफेस्टो पे लोगों उन्नति दिया है, हम लोग जो जानते हैं का मैनिफेस्टो जो होता है ना, लगभग सेम होता है। और क्या मैनिफेस्टो देख के वोट देते हैं लोग? कोई मैनिफेस्टो नहीं है, जाति देख करके वोट पड़ता है। रियल यही है, वोट लेता है, यहाँ फिक्स है। किसी भी एमएलए, हम लोग जब से पैदा हुए 15 वर्ष के, मतलब 18 वर्ष के आयु से वोट कर रहे हैं, आज 41 वर्ष का आयु है। अभी तक हमने जितना नेता को देखा, हम लोगों को वोट लिया, वह अमीर बन गया। जिसका आईटी साल में 50,000 नहीं था, उसका आईटी अभी करोड़ों में चला गया, और हम लोग भीखमंगा होते चले गए। चाहे किसी पार्टी का हो, जदयू का हो, किसी पार्टी का नेता, चाहे वो जदयू हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन अभी एक लड़का बोला कि कौन गली में रोड है, मैं उस लड़का को उसके विषय में बताना चाहता हूँ। आज मेरे मुखिया शैलेश कुमार झा जी ने कहा, कहाँ कहाँ वो अकेला लड़ेंगे, रोड बन गई है, उसको माने नाला को भर दिया जाता है, वहाँ कैसी व्यवस्था होगी। एक चीज हुआ है, जो हम लोग का मुखिया है, यह मुखिया की बात, मुखिया नहीं करता है। मुखिया की अभी चुनाव मुखिया में रोड बना, क्या नाम है आप? राम सेवक साहब ही। क्या करते हैं आप? हम कपड़ा दुकान में रहते हैं, कपड़ा दुकान में रहते हैं, स्टाफ काम करते हैं जी, मजदूरी करते हैं जी। कैसा यहाँ काम कैसा रहा विधायक? यहाँ काम हमारा नीतीश कुमार का काम हमारे अनुकूल से बहुत अच्छा है। क्या अच्छा रहा? हम लोगों को दिया है, मतलब से बिजली दिया है, जाने के लिए रोड नहीं था, वो रोड दिया है। जिस रोड में जाते थे कपड़ा का तगादा करने के लिए, उस रोड में साइकिल गिर जाता था, माथा पर लाद करके लाते थे, तो आज रोड पर चल रहे हैं। थोड़ा इधर हो जाइए आप लोग, कैमरा है। दो चक्का को मतलब से लेकर के अब जाते हैं, मोटरसाइकिल लेकर के जाते हैं, तो हम पैसा वसूल करके लाते हैं। उसके बाद में शिक्षा में देखिए, हमारे पोता सब को मतलब कपड़ा लत्ता, पैसा कौड़ी सब कुछ मिलता है। हमारी पत्नी पत्ता खा करके लाती थी, वो आदमी आज खिचड़ी में नीतीश कुमार का देन है, जो खिचड़ी में अभी तक है वो जी रहे हैं, उससे हमको मिल रहा है, हम अपना मजदूरी कर रहे हैं। और नीतीश कुमार के राज में बहुत कुछ बदला हुआ है। फैक्ट यही है, जो हम लोग विकास नहीं जानते थे। हम अब रुक जाइए भाई साहब, नॉन स्टॉप चालू रहेगा। नीतीश कुमार के राज में बहुत कुछ बदलाव हुआ है, जिस पर हम लोग पहले बहस, आज आप भिट्ठा मोड़ पर पहुंच करके यदि बहस कर रहे हैं कि प्रोग्रेस क्या हो, आप भिट्ठा मोड़ पर पहुंच करके इस बॉर्डर पर यदि बहस कर रहे हैं कि क्या हुआ है, तो नीतीश कुमार का देन है कि क्या हुआ है। पहले था कि क्या नहीं हुआ। आपने अच्छी बात बोली है ना, मगर मेरा सवाल ये है कि 15 साल हो गए, और खास तौर पे पिछले 5 साल, इसमें क्या हुआ? इसमें नीतीश जी फेल हैं, इसमें नीतीश जी फेल हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। नीतीश जी के राज में सबसे ज्यादा ब्लॉक के अंदर भ्रष्टाचार है, जहां बिना 10,000 एक यदि आप रसीद कटवाने जाइएगा, फिर भी 100-200 फालतू देना होगा। यदि आप भ्रष्टाचार है। अगला सवाल मेरा ये है कि 15 साल लालू यादव के थे और 15 साल नीतीश कुमार के हैं, क्या अंतर है? अंतर है सर। लालू यादव के राज में बैंक का दलाली चलता था, जो केसीसी होता था, उसमें इसमें बहुत ऐसा परिवार होगा, उसके परिवार का लड़का होगा जिसको 5-10 हजार रुपया लगा होगा, और तभी केसीसी मिला होगा। क्या बउआ गलत बात है? इसको कंपेयर ऐसे कर सकते हैं। एक मिनट सुन लीजिए आज, एक मिनट बाबा, पूरा बात होने दीजिए। तो केसीसी जब यहाँ बैंक बांटता था, तो कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जो हमारे गांव का केसीसी लिया होगा जिसको 10,000, 15,000, 20,000 घूस नहीं लगा होगा। नीतीश जी के राज में वह चीज मुक्त कर दिया गया है। इसको कंपेयर ऐसे करते हैं, आज डिजिटल की युग है, ठीक है, पूरा रिवोल्यूशन। 15 साल पहले का रिवोल्यूशन क्या था? अगर इंडिया 50 साल आगे की सोच रही थी, तो बिहार 50 साल पीछे से चल रहा था, उसके पीछे चल रहा था, वहाँ सोची जा रही थी, यहाँ चला जा रहा था। उस समय में व्यक्तियों के द्वारा, कुछ व्यक्ति के द्वारा किया जाता था, पर इस तरह का नहीं था कि आज 90% युवा यह सोचे पैसा कमाने के लिए कि अब शराबबंदी हो चुकी है, तो चलो शराब तस्करी करते हैं। यह नीतीश जी का फेल्योर है। ये मैं 90% युवा नहीं सोच रहा है बाबा, नहीं आप ऐसे कहेंगे नहीं, सोच रहा है। मैंने स्वयं मैं स्वयं सोचा हूँ। मैं ये चीज कह रहा हूँ कि यहाँ होम डिलीवरी हो रही है, यहाँ शराबबंदी फेल्योर है,
अगर आप कहें तो आप चलिए, हम आपको रास्ते पे दिखा देंगे आदमी डगमग डगमग करके चलते हुए शाम होते ही। यह है यहाँ का शराबबंदी। आपको हम एक मिनट, लालू यादव से क्यों करना? नीतीश जी यदि कह दे कि अपना पंचवर्षीय, पहला पंचवर्षीय उनका जो था वो ऐसा भी यदि पंचवर्षीय उनका होगा तो सब आदमी खड़े हाथ से उसको सपोर्ट कर देगा। यदि पहला जो उनका कार्यकाल था वैसा यदि इनका हो, क्योंकि ऐसा स्थिति करके आ गए हैं जो लोग अब संभव नहीं है, संभाल नहीं पा रहा है उसको। भाई साहब, लालू यादव इस सरकार को क्यों नहीं कम? भाई साहब एक मिनट रुकिए। हम आपसे तुलना करेंगे कि आप पहली पंचवर्षीय में क्या करके गए? नहीं, बात सुनिए। चुनाव तो 5 साल का होता है, उससे पहले 5 साल वो थे, उससे पहले 5 साल वो थे, हैं? अब आप कह दो अंग्रेजों के शासन से करें, ऐसे थोड़ी ना होता है। कंपेयर तो पिछले साल से होगा। भ्रष्टाचार मिटा है। आपको जो भी जमीन का पहले क्या कह रहे हैं? हमारा कहना अब अंग्रेज से, मुगल से हम तुलना नहीं करेंगे। नीतीश बाबू अपने तुलना करें अपने कार्यकाल से, पिछले कार्यकाल से। यदि वो सक्षम है, यदि वो अपने आप को सही मानते हैं पिछले से, जो मैंने पिछले से ज्यादा काम किया है, तो सब समर्थन कर देगा उसको। एक सीधा उदाहरण है, 2002 या 2001 के आसपास में नरेंद्र मोदी जी आए, 2004 के आसपास ये बाबू साहब आ गए, आज 2005 में। आज गुजरात कहाँ है? गुजरात के भारत की जीडीपी में कितना योगदान है? यहाँ का युवा गुजरात जा रहा है काम करने, गुजरात का युवा यहाँ नहीं आ रहा है काम करने। नहीं आ रहा है। क्यों? ऐसा क्या हो गया? आपने एक साइकिल फैक्ट्री लगाई, यहीं पे रीगा चीनी मिल है, उसकी हालत बदस्तर है एकदम। जितने चीनी मिल, चावल के मिल, सारे बंद हो चुके। रोजगार ऐसा क्या हुआ? ऐसा रोजगार क्या हुआ? हमारा उप मुख्यमंत्री बयान देता है, ट्विटर पे कटआउट लगाता है कि यहाँ के युवाओं को मन लगता है बाहर जाने में। बताइए, समुद्र नहीं है आपके पास, समुद्र किनारे रहेगा तब डेवलपमेंट होगा। नहीं बताइए, 15 साल में आप एक रोजगार पैदा नहीं कर पाए हैं यहाँ पर। रोजगार कहाँ का भाई साहब? रोजगार क्यों नहीं पैदा? रोजगार क्यों नहीं? सर, हम लोग जदयू के वोटर भी नहीं है, हम स्पष्ट कर देते हैं, हम जनता हैं। हम न पॉलिटिशियन हैं न वोटर हैं, पॉलिटिशियन यहाँ है। दूसरा चीज हम आपको बता देते हैं, हम कंपैरिजन कर सकते हैं, हम व्यवसायी हैं, हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं। जो हम लोग लालू राज को आंख से देखे हैं, आज जो लड़का बोल रहा है, इस लड़का का उस समय शायद उम्र नहीं रहा होगा वोट गिराने का। अच्छा, तेजस्वी यादव शिक्षा तभी तो बोल रहे हैं। कितना पढ़ा लिखा है बाबू? तू अपना शिक्षा बात कर दो। शिक्षा व्यवस्था तो बिहार का, शिक्षा व्यवस्था तू पढ़ा ही नहीं तो पढ़ाएगा क्या? माँ बाप भेजेगा तब ना तू पढ़ेगा। उसी स्कूल से पढ़े, तुम क्यों नहीं पढ़े भाई? हम तो उसी स्कूल से पढ़े ना। आराम से। अच्छा बोले हम भी तो उसी स्कूल से पढ़े, नहीं लोग स्कूल से, सरकारी स्कूल से पढ़े। अच्छी पढ़ाई होती है। अभी नहीं, हमारे टाइम में हो रही था, अभी 5 साल से खराब चल रहा है, उसका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन लालू से तो ठीक है ना, लालू से ठीक था, अभी 5 साल गड़बड़ है। और यहाँ 7 निश्चय योजना में कर रहे हैं, एक योजना ये भाई साहब उससे सहमत नहीं, लेकिन हम सहमत है। खुद हम बाहर पढ़ते, यहाँ इंस्टीट्यूट नहीं है, इस पे बात कर सकते हैं। लेकिन 7 निश्चय योजना में एक चीज बहुत अच्छा किया कि स्टूडेंट जो बाहर पढ़ने जाता है, कहीं भी पढ़े, उनके लिए हम लोग बैंक में जाते थे लोन के लिए, या गरीब है तो नहीं मिल रहा था, उसको 50,000 रुपया देकर मैनेजर को 60 से देना नहीं पड़ता। सुनिए ना, मैनेजर को देना पड़ता था 60 से रुपया ये हो। लेकिन 7 निश्चय योजना आने के बाद बैंक वाला खुद कॉल करके बुलाते, हमें ये भी नहीं पूछते कि तुम कहाँ से क्या हो, खुद लोन दे देते। हमसे कुछ ज्यादा जाती नहीं। पहले जाकर किसी दलाल को पकड़ो, 10,000 दो, उसको 20,000, उसको 50,000, उसको तब जाके 3 लाख लोन सेंक्शन होता था। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की बात? हाँ, स्टूडेंट 4 लाख मिलता है जी, मिलता है, हमको मिला है। इस पे ये सही है, ये मिलता है। पर आपको इसकी जानकारी भी मैं देता हूँ आपको कि जो 7 निश्चय योजना के तहत मिलता है, ये सच में अच्छा है। इसमें मिला है लोगों को, मेरे गाँव के बहुत से लोगों को मिला है। पर अब आपको यहाँ पे ये सारा इलाका आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से मैंने भी ग्रेजुएशन किया। मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई 4 साल। यहीं पे मेरे से उम्र में छोटे हैं, पर वो लगते हैं बाबा लगेंगे, आशीष झा। इनसे इनकी व्यथा पूछी जाए कि बिहार यूनिवर्सिटी ने इनके साथ क्या क्या किया है। मेरा जो 2017 सेशन था, मैंने सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दिया था, उस पर मेरा सेकेंड ईयर से मार्कशीट पास आया हुआ था। थर्ड ईयर होने के बाद जब मेरा रिजल्ट पास हुआ तो डिग्री लेने के चक्कर में मैं यूनिवर्सिटी के में गया और लगभग 3 सालों तक मैं दौड़ा अपने डिग्री के लिए। क्यों? तो एक ट्यूबलेटिंग मिस्टेक के कारण उन्होंने मुझसे एविडेंस मांगा, मैंने एविडेंस जमा किया। फिर वहाँ की सिस्टम ऐसी है कि यूनिवर्सिटी के अंदर, यूनिवर्सिटी प्रशासन में मुझे कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय लगता नहीं है, सारे दलाल अंदर बैठे हुए हैं। अब आप दौड़ रहे हैं, आपका क्या काम है? आपके कॉलेज वाले जाने, और कॉलेज में जाइए तो अब बोलेगा कि आप यूनिवर्सिटी जाइए। इस चीज़ के बीच में, दौड़ने के बीच में, मैं राज्यपाल के पास, मैं RTI के पास, मैं हर जगह दौड़ा और लगभग 3 साल हुए
मतलब 2014-17 मेरा सेशन था और 2020 में मेरा रिजल्ट मेरे पास आया, जो रिजल्ट मेरा था। कितने साल में? लगभग 6 साल हो गए, लगभग 6 साल। और इसकी जानकारी अब यहाँ देते हैं। बिहार यूनिवर्सिटी के अंदर करीब 65% प्रोफेसर की सीट खाली है। यहाँ पर हमारे एक बड़े भैया हैं श्री नंदन माया, ये पटना यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हैं। जरा इनकी व्यथा पूछी जाए। ये हमारे गांव के हाईली क्वालिफाइड स्टूडेंट्स में स्टूडेंट थे और आज तक इनको एक नौकरी सरकार नहीं प्रोवाइड करा सकी। ये इतनी गंदी सरकार। पीएचडी रिसर्च कंप्लीट हो गई? नहीं, मेरा नाम है नंदन कुमार और मैं पटना विश्वविद्यालय से हिंदी विषय में पीएचडी कर रहा हूँ। अभी कोर्स वर्क चल रहा है और इस दौरान नीतीश की जब सरकार रही तो हम लोग रोजगार की तलाश में इधर उधर भटके। कई बार परीक्षाएं हुई, उस परीक्षा में शामिल हुआ, परीक्षा बार बार रद्द हो जाती है। कई बार फॉर्म जब भरते हैं तो परीक्षा नहीं हो पाती है। और सबसे बड़ी समस्या हम इस क्षेत्र की बतला रहे हैं कि हमारा जो सुरसंड प्रखंड है, जिसकी आबादी इतनी ज़्यादा है, इस पूरे प्रखंड में एक भी सरकारी कॉलेज नहीं है जहाँ पर विद्यार्थी जाकर वहाँ पढ़ाई कर सके। एकमात्र वित्त रहित कॉलेज है और वहाँ पर दूर दूर से विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं। तो इतना बड़ा जो हम लोग का सुरसंड क्षेत्र है, इसमें एक कॉलेज तक सरकार नहीं खोल पाई है। चाहे हम नीतीश कुमार की बात करें या उससे पहले कोई भी सरकार रही हो, उनका शिक्षा पर उस तरह से ध्यान नहीं है। वोट कैसे लेना है, जनता को कैसे बरगलाना है, इस पर ही सारे राजनेताओं का ध्यान है। कोई भी पार्टी हो, किसी की भी सरकार हो, शिक्षा पर जिस ढंग से सोचना चाहिए, जिस ढंग से विचार करना चाहिए, उस पर सारी सरकार नाकाम रही है। मेरा आप युवाओं से एक सवाल है, बिहार खासतौर पर बिहार के युवाओं से सवाल है। मतलब आप लोगों के बारे में कहा जाता है कि सबने ग्रेजुएशन किया और सबको सरकारी नौकरी चाहिए तुरंत। क्या ये सही है? क्या सिर्फ रुक जाओ भाई, तो सबको सरकारी नौकरी क्यों चाहिए? अब बताता हूँ एक चीज़। मैंने बीकॉम अकाउंट ऑनर्स किया, 4 सालों में मेरा भी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ इसी बिहार यूनिवर्सिटी से। मेरी भी डिग्री गायब कर दी गई थी। मैंने भी 3 महीने लड़ा, पर संजोगवश मेरी भाग्य इतनी खराब नहीं थी कि मुझे 6 सालों तक जाना पड़ा। मुझे डिग्री मिल गया। मेरे घर की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी तो मुझे काम करना था। मैंने प्राइवेट जॉब ज्वाइन किया, मैंने कर लिया। यहाँ पे कुछ युवक ऐसे हैं जिनको नौकरी होनी चाहिए, जिन्होंने बिना किसी कोचिंग के AIEEE में अच्छे रैंक लाए हो। ये अमित मिश्रा जी हैं। इन्होंने अपने गांव के, ये हमारे समय के मेरे ही क्लासमेट हैं और ये टॉपर थे। और इन्होंने 6 बार में प्री एग्ज़ाम पास किया, कई बैंकों का, LIC का। अब ऐसा क्या है मेंस में जो इनको नहीं होगा? पर वहीं पे इनसे कम नंबर लाने वाले बहुत से ऐसे कैटेगरी हैं जो पा जाती है। ऐसा क्या रीज़न है? और ऐसा नहीं है कि यहाँ का युवक नौकरी करने के लिए सरकारी नौकरी ढूंढता है, नहीं। यहाँ मेंटालिटी ऐसा बनाया गया, यहाँ ऐसी मेंटालिटी। और क्यों ना करें? अगर ऐसा ही सोच है हमारी तो हम क्यों ना करें? हमारे यहाँ ना कोई नौकरी की व्यवस्था है, कहाँ जाएँ? माता पिता का 2 बच्चा है, एक बच्चा पहले ही कमाने के लिए बाहर निकल चुका है, दूसरा बच्चा क्या सोचे? एडिशनल यहाँ पे कुछ है ऐसा? या तो आप व्यापार खोलो, व्यापार के लिए वैसी व्यवस्था नहीं है। अब एक व्यापारी हैं, ये हमारे हैं, इनका यहाँ बॉर्डर है, बंद है। क्यों बंद है? बस इसलिए बंद है क्योंकि आपका वैचारिक संबंध सही नहीं। जनता तो पिस रही है, जनता को कौन देख रहा है? यहाँ इतने सारे लोग हैं, जनता स्कूल बंद है, सब कुछ खुल सकता है। आप और हम ऐसे बात कर सकते हैं। मैं बिना मास्क लगाए, मैं अवहेलना कर रहा हूँ, जो नियम बना हुआ है कोविड के उसका अवहेलना कर रहा हूँ। मैं पूरी तरह से जागरूक इस बात के लिए, इसके लिए जो भी है वो मैं मान रहा हूँ। पर स्कूल बंद है, उस प्राइवेट स्कूल के टीचर के लिए कौन सोच रहा है? आप उन युवाओं का कौन है माई बाप? यही तो नीतीश, हम नहीं कह रहे कि आप लालू यादव से कंपेयर नहीं कीजिए, पर समानांतर अपने आप को भी तो अवलोकित कीजिए कि आपने क्या किया। आपका जो 5 साल था, जिसके सर्टिफिकेट्स पे आपको वोट दिया गया था। पूछ रहे हैं बिहार का युवा उद्यमी क्यों नहीं बन रहा है? स्किल इंडिया की बात होती है, मोदी जी कह रहे हैं भाई स्किल इंडिया के सेंटर खुल रहे हैं, क्या वो उन चीज़ों में क्यों काम नहीं होता है? उसका भी एक रीजन भी कारण है। हम व्यवसायी हैं और उद्यमी नहीं बनने के पीछे भी कारण है। यहाँ पर हम लोग जो व्यापार में आते हैं, उनको सही व्यवस्था नहीं दिया जाता है। आज यदि हम ही लोगों को कोई व्यवस्था दिया जाए तो हम भी फैक्ट्री लगा सकते हैं, लेकिन जिस ऑफिस में जाइएगा कोई प्रमाण पत्र लेने, वह ऑफिस इतना दौड़ाएगा कि आप हार के छोड़ दीजिएगा। मेरे यहाँ एक बैंक है, जिस बैंक में आप जाइएगा तो अच्छे अच्छे जो भी व्यवसायी हैं, बैंक में इसलिए नहीं जाते हैं कि उनके लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। मतलब जाते हैं तो मैनेजर का समय 10 बजे से शुरू होता है, वह 2 बजे आते हैं। आप कह रहे हैं कि दूसरे ऑप्शन नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, इंडस्ट्री है नहीं, क्या करेगा? और सबसे अच्छी बात है सरकारी नौकरी में जॉब सिक्योरिटी है। यहाँ पर तो कोई उद्योग तो लगा नहीं हुआ। जैसे अभी बैठे हुए हैं, कोई जो सरकारी नौकरी में उसको तो सैलरी मिल रही थी,
तो यही सब सोच के बिहार के युवा सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं। सरकारी नौकरी के अलावा और क्या होना चाहिए? जैसे कि वादे हो रहे हैं भाई, मैनिफेस्टो भी आ रहे हैं, मैनिफेस्टो में तेजस्वी कह रहे हैं कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी पहले सिग्नेचर पे देंगे, ये उनका थोड़ा सा बड़बोला। और वो बोल रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भाई हम 19 लाख रोजगार देंगे। क्या लगता है? 2 करोड़ मोदी जी 2 करोड़ दे रहे थे। अभी आप पहले तेजस्वी वाले बात करेंगे, फिर एक जानकारी देते हैं आपको। तेजस्वी ने जो कहा, पहली बात तो तेजस्वी को अगर सत्ता में आना था तो बेटर ये था कि वो हर सेक्टर को बताते कि यहाँ इतने सीट खाली हैं, हम यहाँ इतने को देंगे, और उसके लिए जो फंड लगने वाली है उस फंड का एक प्रोविजन वो जनता के सामने प्रस्तुत करते, क्योंकि बिहार जो युवा नौकरी मांग रहा है वो युवा इतना जानकार है कि वो पैसे की प्रोविजन को समझे। क्या ये तो जरूरी है? तो एक पहला। दूसरा, आप कह रहे थे कि मोदी जी वाली बात आ गई, तो मोदी जी, उनका बैंकिंग सेक्टर प्राइवेटाइजेशन, उनका रेलवे सेक्टर प्राइवेटाइजेशन, उनका हर कुछ प्राइवेटाइजेशन। बस उनका जो अपना फंड है, उनके सांसदों का फंड, कहने उनका नहीं, वो खुद खांटी ईमानदार आदमी है, पर उनके आसपास जितने भी लोग हैं उनका है कि उनका फंड सरकारी रहेगा। यही चीज़ एक समस्या है। आप देखिए, आप कह रहे थे कि यहाँ लोकल में बात करते हैं, हम मुझे उनकी अभी बात नहीं करनी है। ये समस्या सबसे बड़ी है कि यहाँ पे आप कह रहे हैं कि आप रोजगार, तो रोजगार के लिए सरकारी नौकरी नहीं है, सही है, नौकरी होनी नहीं चाहिए, पर कृषि की व्यवस्था यहाँ सही से चकबंदी नहीं है, यहाँ सही से चकबंदी नहीं। इस गाँव में 5 नदियाँ बहती हैं, उसका प्रॉपर सिंचाई के लिए व्यवस्था नहीं है, कृषि के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। एमएसपी पर खरीदारी नहीं है, ना ही मंडी है। सरकार बोलती है कि एमएसपी पर खरीदेंगे, लेकिन मेरे फादर फार्मर है, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि कोई एमएसपी पर खरीदारी नहीं होती है। लोकल बाजार सारे खेती करते हैं, धान और गेहूं का प्रॉपर खेती होती है। और गेहूं सरकार कह रही है एमएसपी पे हम बिहार में खरीद रहे हैं। यहाँ पर मैं तो बाहर आता हूँ प्रिपरेशन वगैरह के लिए, अभी लॉकडाउन में आया था। आप यहाँ पर जो भी फार्मर है, बगल में बहुत सारे, उनसे पूछ लीजिए कि एमएसपी पर खरीदारी होती है या नहीं होती है। क्यों नहीं होती एमएसपी पे खरीदारी? मंडी नहीं है। सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है कृषि में कि प्रॉपर सिंचाई की सुविधा नहीं है, और इस कारण बाढ़ सुखाड़ का हर साल मार पड़ता है। ऐसा नहीं कि इस बार आया तो अगला साल नहीं, डेफिनेट है कि अगला साल भी आएगा। मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ, मैं अभी ग्रेजुएट हो चुका हूँ मैथमेटिक्स ऑनर्स से एन कॉलेज से, मगध यूनिवर्सिटी से मैंने किया है। अब क्या कर रहे हैं? अभी फिलहाल एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बेरोजगारी है। तो यहाँ पे ऐसी समस्या है कि कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जो पीड़ित नहीं है, चाहे वो किसान हो, चाहे यूथ हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, किसी को प्रॉपर जो है फेवरेबल एनवायरनमेंट उपलब्ध नहीं है। जैसे कि बिजनेस भी करना है तो भाई उसको ऐसा माहौल होना चाहिए कि उसका बिजनेस व्यापार फले फूले। अभी 8 महीना से आलोक चाचा ने बोला कि मेरा बिजनेस व्यापार है, छोटे व्यापारी तो ऐसा ही बेच के भाग जाएगा, वो 8 महीना किराया नहीं दे पाएगा अपना। सबसे पहली बात है कि उसको इतना ज़्यादा बर्डन हो जाएगा कि फिर से रीस्टार्ट करने में उसका हालत ख़राब हो जाएगा, वो बिजनेस छोड़ने पे मजबूर हो जाएगा। ये हालत है। आप कह रहे हैं कि सबको नौकरी चाहिए, इसीलिए नौकरी चाहिए क्योंकि सब आदमी चाहता है अपने आप को स्टेबल करना, सिक्योर होना चाहता है। कोई इतना कैसे रिस्क लेगा? हमारा फैमिली मिडिल क्लास फैमिली है, 200 रुपया कमाता है तो खाता है। 200 रुपया आज जो 200 रुपया कमाने वाला का फैमिली कैसे चलता है वही जो समझता है। 200 रुपया में आपको भर झोला सब्जी नहीं हो सकता है, बाकी चीज़ छोड़िए। इतना महंगाई है कि 200 रुपया में आपको सब्जी नहीं मिल सकता है पूरा। 50 रुपया आलू हो गया है, 70 रुपया 80 रुपया प्याज हो गया है। कैसे आदमी जिएगा? कृषि खत्म इसलिए हो गया है कि हम बता रहे हैं कि अभी प्रॉपर सिंचाई नहीं है हमारे नदी का। जी सर, अभी ऐसा हालत है कि लागत मूल्य जो उसका धान उपजता है ना, उसका अगर मूल्य निकाला जाए तो लागत मूल्य से ज़्यादा है। तो आप हर साल डेफिसिट में जाइएगा तो किसान कैसे हिम्मत करेगा? इनकरेज होगा कभी खेती करने के लिए? आप लगा रहे हैं 10,000 रुपया खेती करने के लिए, आपका अनाज उपज रहा है 5,000 का। 5,000 कहाँ से दीजिएगा? वो तो बर्डन हो गया, आपको कर्ज हो गया। जिसका खुद का खेती है ना, वो भी नहीं करना चाहता है कि मेरा खेती कैसे ही फले फूले, क्योंकि प्रॉपर उसको जो है मिनिमम प्राइस पे जो खेती हो जानी चाहिए, इतना सपोर्ट नहीं है सरकार का वो कि खेती कर सके। नहीं सिंचाई है, आप वर्षा पे डिपेंड है। आपको समय से बारिश नहीं हुआ, समय से बुआई नहीं हुआ, समय से आपका रोपनी नहीं हुआ, तो कैसे वो अच्छा मतलब कि प्रोडक्शन होगा? तो आप कह रहे हैं भाई साहब थोड़ा बात कर लेंगे, ऐसे पीछे के कमेंटबाजी मत करिए, है ना। हम ये कह रहे हैं, एक आदमी बोले ना एक बार, पीछे को डिस्टर्ब होता है ना। फिर आपकी बहुत बात सुनी है मैंने, अगर आप चाहते हैं आप भी से बात करता रहो तो बताइए। फिर मैं ये कह रहा हूँ, जैसे तुमने कहा कि भाई खेती किसानी की व्यवस्था नहीं है, और मैं बात कर रहा था नौकरियों की युवाओं से
कि सरकारी नौकरी क्यों चाहिए। तो क्या बिहार का युवा जो है, अगर सिंचाई की व्यवस्था हो, खेती किसानी की ठीक से व्यवस्था हो, तो नौकरी के बजाय किसानी कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जो अपना किसानी कर सकते हैं। बहुत 5-5 बीघा खेत वाले किसानी छोड़ करके 10,000 की नौकरी पे जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको वहाँ पे प्रॉफिट नज़र नहीं आ रहा है। कम से कम कोई तो करेगा, उतना जनसंख्या तो सेट हो गया अपने जीविका के लिए। सबको अभी जो आपने कहा कि नौकरी सबको कैसे देगा सरकार, उसके मतलब बजट में उतना आता नहीं है पैसा कि सबको प्रोवाइड करा सके। सही बात है, लेकिन आप उस आदमी को तो सोचिएगा कि नहीं, उसका फैमिली चलेगा कैसे बाकी का। आप मान लीजिए 12 करोड़ की जनसंख्या, 13 करोड़ की पूरे हमारे बिहार में, आप 2 लाख नौकरी दीजिए, लेकिन बाकी 11 करोड़ 98 लाख जो आदमी, उसको भी आप सेट कीजिए दूसरे चीज़ में, बिजनेस में सेट कीजिए। आप ऐसा माहौल क्रिएट कीजिए, फैक्ट्री लगाइए, दूसरा चीज़ लगाइए, लोन वगैरह दीजिए, आसानी से दीजिए लोन लेने में भी इतना दिमाग खराब होता है कि आदमी छोड़ देता है। उसमें भी दलाल चाहिए, पैसा चाहिए, बैंक को दीजिए तब देगा आपको। हर चीज़ का प्रॉब्लम है यहाँ पे। ऐसा एजुकेशन का तो बातें छोड़ दीजिए। हमारे मिडिल स्कूल में 9वां 10वां की बच्चा को, हम भी 2-4 बच्चा मेरे पास में पढ़ाता हूँ, मैं देखता हूँ बच्चा का लेवल इतना गिरा हुआ है कि 9-10 का बच्चा ट्रायंगल नहीं पहचान रहा है, उसको बेसिक कैलकुलेशन नहीं आता, जोड़ घटाव गुना भाग नहीं आता है, फिगर नहीं आइडेंटिफाई कर रहा है। कहाँ जा रहा है हम लोग, कहाँ कितना, जिस बिहार का नाम होता है IAS IPS में इतना ज़्यादा है, वो सब मतलब कहने की चीज़ है। भले ही यहाँ पे नेटिव है बिहार का, लेकिन उसका पढ़ाई लिखाई बिहार में नहीं हुआ होगा। ये डेफिनेटली खराब हो रहा है बहुत ज़्यादा, जितना आप इमेजिन नहीं कर सकते उससे ज़्यादा गिर चुका है। 9वां 10वां का बच्चा का इतना हाल है कि उसका दे दीजिए तो मतलब दूसरा तीसरा का सवाल सॉल्व नहीं कर सकते, जोड़ घटाव नहीं कर सकते। सोशल इंजीनियरिंग की जो बात थी वो यही है कि शिक्षा में भी सोशल इंजीनियरिंग किया गया। जैसे वो कह रहे थे कि हमारी पत्नी को जीविका मिली कि वो खिचड़ी बना रही है, ऐसे हर जगह 4-5 महिलाओं को जीविका मिल गई। वहाँ बच्चे, गरीब तबके के बच्चे, क्योंकि अगर क्वालिटी खाना ना मिले पर अगर क्वालिटी एजुकेशन मिले तो जीवन में वो आगे जाके अपने लिए भोजन का प्रबंध कर सकता है, जैसे ये बच्चा किया। ठीक वैसा ही हालत कर दिया है। क्या है कि भिट्ठा मोड़ का रोड यहाँ तक बना, नेपाल यहाँ क्यों बंद किया? जबकि रोड मेरा है, जगह मेरा है, हमने जगह दिया है, लेकिन नेपाल बंद किया है। आप लोग क्या कहते हैं उसके बारे में? कुछ बोल सकते हैं? हैं? फिर जमीन मेरा है, मेरा नहीं आपका, मैंने मेरे परिवार का ही है, रोड मेरा है, हमने बनाने के लिए मना नहीं किया, नेपाल आके कल रोका, क्यों रोका? उसके ऊपर कुछ आप लोग बोलिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, उनका कितना प्रभाव है जब आप लोग वोट देते हैं? नरेंद्र मोदी से हम लोग बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाए थे। नरेंद्र मोदी जब आए थे 2014 में, तो हम लोगों को लगा कि भारत का कायाकल्प करके जाएगा, लेकिन ये ऐसा कायाकल्प किया ना कि आज हम लोग अफसोस कर रहे हैं कि शायद उनको हम वोट नहीं दिए रहते। समझ गए? इतना वादा किए, इतना ज़्यादा वादा किए, इतना ज़्यादा जुमलेबाजी किए। सरकार हो, ठीक है, बीजेपी सरकार हो एकदम, लेकिन नीतीश नहीं हो। वो तो साथ में है, साथ में रैली कर। ये दिक्कत है, वो सरकार समझे। नीतीश ने क्या किया? बिहार को एक नौकरी नहीं दिया, एक रोड नहीं बनाया। कुछ बिहार में तो मोदी जी भी है ना साथ में। यही तो मुश्किल है, बीजेपी हो के ही तो मुश्किल कर रहा है। बीजेपी को हम लोग वोट देते हैं, आज भी देंगे, उसके बदौलत नीतीश अगर जीत भी जाता है तो, लेकिन मोदी के बल पर ही नीतीश जीत रहा है। बात इतना ही, और क्या कहें आगे आप लोग समझिए। देखिए, नरेंद्र मोदी जी कोशिश शुरू में बहुत अच्छे किए, अब कहाँ पे फेल हो गए हैं ये पता नहीं। सबसे बड़ा घोटाला अगर बिहार में कोई है तो नल जल का घोटाला है। हमारे यहाँ नल मतलब कि टंकी की मतलब की ज़रूरत ही नहीं थी। ऐसा कोई फैमिली नहीं जिसको नल नहीं होगा। अगर उतना ही खर्चा करना था उसको टंकी बनाने में, अगर उस सब इतना उससे कम पैसा में उसके, अगर मान कर चलिए जितना पैसा वो नल जल में नीतीश कुमार बर्बाद किए हैं, उसका अगर 50% पैसा भी अगर इंडिविजुअल फैमिली को नल दे देता, एक हैंडपंप दे देता, उससे बेहतर हो जाता और अच्छा स्वस्थ पानी पीता। आज तो नल तो लग गया है लेकिन पानी उसमें नहीं आ रहा है। अगर पानी भी आएगा भी ना तो हमको पूरा पता है कि उसमें गंदा पानी ही आएगा, क्योंकि बहुत सारे टोटी भी नहीं। क्या है कि ये क्षेत्र पानी से, अगर यहाँ का कहा जाए कि यहाँ की खनिज संपदा क्या है, तो यहाँ एक पानी खनिज संपदा हो सकती है, क्योंकि यहाँ का बाढ़ का पानी भी मीठा होता है। अगर उसको प्योरीफाई करके अगर अदर स्टेट को भेजा जाए तो एक व्यापार और बिजनेस बन सकता है यहाँ के लिए। तो यहाँ पानी बहुत, अब अगर एक इसका अमूमन एक गणित था जो आया था आपके थ्रू ही और कुछ और मीडिया हाउस के थ्रू ही हमें मुझे प्राप्त हुई थी कि एक वार्ड के लिए 14-15 लाख का बजट बनाया गया आबादी के हिसाब से। अमूमन 1000 या 500 के आसपास की आबादी होती है एक वार्ड की, तो 14 लाख रुपए का एक नल जल योजना बनी। अगर उसका
मात्र 30% अमाउंट अगर दिया जाता चापाकल में तो हर घर के पास एक चापाकल होती और यहाँ प्रॉपर मैक्सिमम लोग चापाकल के यहाँ पानी। नरेंद्र मोदी कहते हैं 1.25 लाख करोड़ का पैकेज है, उसका खूब प्रचार भी हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि 1.25 लाख का पैकेज है, दिया है बिहार को हमने, पिछड़ा राज्य का दर्जा, तमाम चीज़ों में बात होती है। आपको लगता है कि विशेष राज्य की जो दर्जा देनी थी वो कहाँ दिए? नहीं मिला। और वो उनके एजेंडे में रहता है। नीतीश जी का एजेंडा तो था, तो नीतीश जी जब साथ आए हैं तो एजेंडा क्यों नहीं फुलफिल कर पा रहे हैं? और नरेंद्र मोदी जी सब जगह अपना अलग अलग PSU सारा बेचवा दिए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बेच रहे हैं, और सबसे बड़ी बात रोजगार सबसे चौपट है, रेलवे प्राइवेटाइजेशन की तरफ है। ये स्टार्टिंग है, अभी बोल रहे हैं कि 5%, 150 ट्रेन, ये सब स्टार्टिंग है। आज ये 5% बेचे हैं, कल 10% दूसरा गवर्नमेंट बेचेगा, अगले 30% बेचेगा और आने वाले दिनों में ये भी प्राइवेट हो जाएगा। आज हम ये कहना चाह रहे हैं प्राइवेट होने के बाद ही भारत राइज करेगा। शिक्षक का बेटा, सुनिए, शिक्षक का बेटा कितना शिक्षक का बेटा है जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है, बताइए हमको पहले। शिक्षक कितना है स्टेट गवर्नमेंट का, अभी जो शिक्षक है किसका बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, यह पहले हमको बता दीजिए। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार। वैसा व्यवस्था प्रोवाइड क्यों नहीं? सरकारी स्कूल बंद कीजिए। यदि निजी में ही अच्छा पढ़ाई होगा तो सरकारी स्कूल में क्यों वेतन दीजिएगा, क्यों बर्बाद कीजिएगा? यदि आप बच्चे को, ये इनसे क्यों पूछ रहे हैं भाई साहब आप? सर 1 मिनट में कहना चाहूँगा कि आज ऐसा नौबत क्यों आ गई है कि सरकारी स्कूल में बच्चा अपना मतलब कोई भी टीचर जो खुद उस स्कूल में पढ़ा रहा है वो भी अपना बच्चा नहीं भेजना चाह रहा है उस स्कूल में। क्यों? क्योंकि उसका हालत ही ऐसी हो गई है कि न टीचर को पढ़ाना आता है और न बच्चा का भी वैसा व्यवस्था भी नहीं है, न साफ सफाई है और न कोई शेड्यूल है, न कोई रूटीन है, न कोई डिसिप्लिन है, कुछ भी नहीं है। दूसरा चीज़ मैं क्या कहने वाला था कि अभी क्या कहने वाला था? तेजस्वी यादव के बारे में बताइए, वो कैसे नेता लग रहे हैं आप लोग को? तेजस्वी बेहतर नहीं है, बेहतर नहीं है, नहीं है। क्यों बेहतर नहीं? क्योंकि उनका पहली बात तो वो जो भी बात बोल रहे हैं मैक्सिमम हवा में है और यहाँ अभी पूरी तरह से वो जातीय गणित को साध रहे हैं। अभी भी वो माई समीकरण में लगे हुए हैं। सच पूछिएगा बिहार का भला कोई नहीं चाह रहा है। अगर चाह भी रहा है तो वो थोड़ा हद तक चिराग पासवान है जो बहुत हद तक सही बात कर रहा है, पर वह है कि वो जीत के आएगा नहीं, क्योंकि उसने जो कैंडिडेट यहाँ से खड़ा किया है वो कैंडिडेट हमारे लिए सही नहीं है, तो हम उस कैंडिडेट की तरफ नहीं जा सकते। दिलीप राय को जा नहीं सकते। तो ऐसा ही हमारे लिए बिहार के लिए भला कोई नहीं चाह रहा है। हाँ, अमूमन उसके बाद यह भी रह गई कि आप कहिएगा कि अगर इसका पूरा एक इतने बातों का अगर निचोड़ निकाला जाए तो अंततः यही निचोड़ है कि NDA की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार ही हम मजबूरन हमें उन्हीं को लाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम नहीं जा सकते उनके पास। तेजस्वी ऑप्शन के तौर पे सही नहीं, क्यों? एक्चुअली में नहीं है, उसका रीजन है उसका नीतीश कुमार, यदि इंजीनियर नीतीश कुमार से बिहार का विकास नहीं होगा तो 9वीं पास तेजस्वी यादव, ये 9वीं गलत है। एक मिनट अगर एक मिनट मैं इस पे मैं ऑब्जेक्शन करना चाहूँगा। एक मिनट सुनिए सर, अगर 1 मिनट अगर क्लास की बात ही होती कि 9वीं क्लास भले ही उसको मतलब कि क्लास मतलब कि ग्रेजुएट नहीं है, इंटर नहीं की है, वो अलग बात है, लेकिन इतनी समझ जरूर है, जान मतलब कि सूझबूझ जरूर है कि वो राजनीति कर सकते हैं, चला सकते हैं। अगर यही बात है तो आप रख दो ना कि कम से कम ग्रेजुएट होगा वही चुनाव लड़ सकता है, ऐसा कर दो, वो तो और अच्छी बात होगा कि हम लोगों का सौभाग्य होगा कि हम एक पढ़े लिखे को वोट दूंगा। कम से कम इतना तो गिलानी नहीं लगा कि मूर्ख को बना रहे नेता। बिना पढ़े मुख्यमंत्री नहीं हो। सुनिए तो आप एक मिनट रुकिए। आपने कहा कि 9वीं फेल हैं वो, है ना, और वो नीतीश कुमार इंजीनियर हैं, पर यही नीतीश कुमार उनको डिप्टी CM बनाए थे, इसलिए कि नीतीश कुमार को उस समय वो सपोर्ट कर रहे थे। तो जब सपोर्ट कर रहे हैं तो बढ़िया है। हम लोग उस समय नीतीश कुमार के वोटर नहीं थे, ये इससे मतलब नहीं है। नीतीश, आपने पढ़ाई की बात की, राजनीति में जो कहिएगा ना, हम लोग राजनीति में कोई भी नेता उसके पास डिग्री होना चाहिए, उसके बाद नेता होना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी का हो। तेजस्वी यादव क्यों नहीं? एक मिनट तेजस्वी यादव क्यों नहीं? इसका एक उदाहरण, सीधा उदाहरण है। सत्ता पे जब आए नीतीश कुमार साथ मिल के आए, संगठन में उनका सब कुछ हुआ, अपना मंत्रालय बटा, उनको मंत्रालय मिले, उनके भाई को मंत्रालय मिला, पर उसके बाद उनका जो सर्वप्रथम काम था वो आप लोगों ने भी बहुत अच्छे तरह से कैरी किया था, इंडिया टुडे भी कैरी किया था, कि उनका 22 काफिला गाड़ी गया था शहाबुद्दीन को निकालने। वो आज भी अश्योर नहीं कर पा रहा है कि उनके पिता का जंगल राज वो लौट के आएगा या नहीं आएगा। ये सबसे बड़ी समस्या है आज भी युवाओं को। देखिए, नीतीश कुमार बहुत गलत है, मैं ये कह रहा हूँ, इस पंचवर्षीय में कहते हैं ना अंधों में कान्हा राजा, नीतीश कुमार वही है।
कि अंधों में कान्हा राजा है। पर अंततः हम जैसे युवाओं के लिए और अन्य सारे युवा जो भी इतने सारे विरोध कर रहे हैं, वो विकल्प के तौर पर क्योंकि तेजस्वी को सबसे पहला काम करना चाहिए था कि वो वोट बाद में, हर कुछ बाद में, वो अश्योर करना चाहिए था कि जो काम 15 साल का दिखाया जा रहा है, मैंने नहीं देखा, मुझे याद भी नहीं है, था सत्ता था, हम इतना छोटे नहीं थे कि उसमें नहीं थे, पर हमको याद नहीं है कि उसके सामने क्या क्या हुआ। तेजस्वी कह रहे हैं कि भाई 1.5 साल हम डिप्टी सीएम रहे, तब तो जंगल राज नहीं आया। कैसे नहीं आया? शहाबुद्दीन को निकालने के लिए कौन गया था? अपहरण हुआ कि नहीं हुआ? अपहरण तो हुआ, दरभंगा में इंजीनियर का अपहरण हुआ था, वो बाद में हम जंगल राज की पढ़े आप क्या अभी जंगल राज नहीं है? अभी देख एकदम फिलहाल का न्यूज है कि यहाँ पे हाथरस कांड हुआ, यूपी में हाथरस कांड हुआ। अभी ये थोड़ा देर पहले मतलब मुंगेर में गोली मार दिया गया। ये सब क्या हाथरस कहाँ पहुँच गए? हाथरस कहाँ पहुँच गए? बिहार में मुंगेर की बात कर रहे हैं। गोली चला मतलब कि मूर्ति विसर्जन की बात कर रहे, गोली मार दिया, मतलब कि तो प्रशासन की चूक थी, वहाँ प्रशासन की चूक थी, प्रशासन ने गलत किया, वो गलत था। पर आप कहिएगा कि जंगल राज का पैमाना क्या है? जंगल राज का पैमाना है कि 2 भाइयों को एसिड से जला दिया जाता है जिंदा, ये है जंगल राज का पैमाना। जहां कोई एसपी की गलती से कोई युवक मारा जाता है, उसके लिए दुखद है, और उसका यह हुआ है कि यहाँ भी प्रशासन के ऊपर भी यहाँ भी लड़ाई हुई है, यहाँ भी प्रशासन बंद किया गया। तो वो इस तरह के वो जो पहले फॉरवर्ड के नेताओं को चुन के, मैं अभी थोड़ा सा जातिगत होकर बोल रहा हूँ, ये गलत है, पर ऐसा हुआ है कि बिहार में फॉरवर्ड के नेताओं को चुन के मारा गया है। ये लालू यादव जी का देन था, तो इसको अश्योर करना पड़ेगा। इसको वो जब तक कैसे अश्योर करेंगे तेजस्वी, ये उनको बताना पड़ेगा कि उनके जुड़े हुए जो लोग हैं, आज भी उनके आसपास जुड़े हुए जो लोग हैं, शहाबुद्दीन का बेटा उनके लिए प्रचार में उतर गया है, ओसामा। क्यों? आप खुद इतने कैपेबल थे, आप में इतनी भीड़ जुट रही थी, उसके बावजूद आपने ओसामा जैसे लोगों का सपोर्ट लिया। यहीं पे अबू दोजाना, आप अबू दोजाना को दिए, इसके बजाय आपने यहाँ से मनीष गुप्ता, यहाँ से जयनंदन यादव, यहाँ से कोई और, ये शिवशंकर या और अन्य लोग, आप इतने बड़े युवक हैं, आपने एक युवा नहीं उठाया, आपने स्थापित नेता को उठाया जो और ट्रेडिशनल मेथड से कि मेरा माई समीकरण चलेगा। तो यही चीज अश्योर नहीं कर पा रहे हैं वो। तो अंततः यही है कि हम जैसे नेता के बारे में पूछना चाहूंगा आप लोगों से, राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? वो भी रैलियां कर रहे हैं। उनका तो यही है कि उनका आप देखिए, उनके बोलते ही हंस, पर यह बात जरूर है कि वो राजनीति में नहीं होते तो एक व्यक्ति अच्छे होते। हाँ, यह जरूर है। मैं उनसे एक बार क्यों कह रहे हैं, मतलब जानना चाहता हूँ। मैं एक बार सेंग्रीला होटल में एक प्रोग्राम हुई थी, युवा कांग्रेस की तरफ से एक प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें शक्ति सिंह जो थे वो आए थे। तो उसमें मैं भी जस्ट वो ट्विटर पे एक फॉर्म डालना था, मैंने फॉर्म डाला था, मुझे भी वहाँ से इनविटेशन आ गया, मैं चला गया। तो वहाँ जब गया तो वो जब बात कर रहे थे, तो वहाँ एक वेल प्रोफेशनल, एक वेल एजुकेटेड आदमी जैसे बात करता वो बात कर रहे थे। पर वही बात जब वो राजनेता के तौर पे मंच से कह रहे थे, तो वहाँ कई जगह उन डाटाओं को उन्होंने गलत कर दिया। उन्होंने मतलब उनका एक अप्रोच जो है ना कि जनता को मुझे कैसे कनेक्ट करना है। अब लालू यादव जी है, बिहार को कैसे कनेक्ट करना है, मंच पे रख दीजिए, वो जनता को कनेक्ट कर लेंगे। नरेंद्र मोदी है, अब कल ही उनका बयान देखिए, आपका बेटा दिल्ली में बैठा हुआ, छठ कैसे नहीं होगा, टच कर रहे हैं सीधा। यही क्वालिटी उनके अंदर नहीं है जो उनको अन्य राजनेता से और राजनीति से अलग कर देती है। यही प्रॉब्लम। और देश विरोधी की बात नहीं होती बाबा, बहुत सी ऐसी बातें हैं। नहीं, देश विरोधी बयान कौन सा बयान बताएंगे भाई साहब? कौन सा? एक मिनट सुनिए, गिरिराज सिंह कभी देश विरोधी बयान नहीं दिया है। क्या बात करते हैं गिरिराज सिंह के बारे में? चलिए ये बहस नहीं करते हैं, हम कह रहे हैं, आप कह रहे थे कि राहुल गांधी देश विरोधी बयान देते हैं। एक चीज बताइए, अभी जो आपको पाकिस्तान एक्सेप्ट किया है संसद भवन के अंदर, जो पुलवामा हमला हुआ था CRSF के जवान के ऊपर, उसमें जो एक्सेप्ट किया है पाकिस्तान, उस पर यह सब दिन भाजपा गवर्नमेंट से या केंद्र सरकार से सब दिन क्वेश्चन किए हैं कि नहीं किए हैं? विपक्ष का काम है। सुनिए, आपके राज में यदि आतंकवादी हमला हुआ तो आपके राज में आतंकवादी हमला हुआ, और बीजेपी के राज में यदि आतंकवादी हमला हुआ तो बीजेपी का सरकार करवाया है। तो यहाँ तो बोले हुए थे कि विपक्ष का तो काम ही है सवाल पूछना। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी, उन्होंने बताया, क्या राहुल गांधी करें तो भाई विरोध कीजिएगा, क्या राहुल गांधी करें जो आपने बताया तो बेहतर और हो, कनेक्ट कर पाए, क्या करना चाहिए उनको जो भाषण जो देते हैं ना मंच से, हाँ, तो वो जो कनेक्ट नहीं कर पाते, जो उनको एक और काम करना चाहिए। उनको सबसे पहले आरजेडी से अलग होकर अपना कैडर तैयार करना चाहिए। आज बिहार में कांग्रेस 5 या 6 नंबर की पार्टी है, शायद कल हो कि ओवैसी यहाँ से उनसे बड़ी पार्टी ना बन जाए। जो कांग्रेस एक गढ़ हुआ करती थी, आज यहाँ कांग्रेस समाप्त है। तो उनको सबसे पहला काम करना चाहिए कि अकेला आना चाहिए, जनता में अकेला आए, अकेला कनेक्ट कीजिए,
जब तक आप अकेले नहीं आइएगा तब तक आपका नहीं होगा। आप किसी और के भरोसे नहीं चल सकते, यहाँ तेजस्वी यादव के भरोसे नहीं चल सकते। आपको आना पड़ेगा, आपको अपनी बातों को रखना पड़ेगा प्रमुखता से। अगर युवाओं की बात है तो आपके भाषण में युवा क्यों नहीं है? रोजगार की बात है, आप एक चीज पकड़ के नहीं चलते, आप एक चीज नहीं पकड़ते। एक मिनट एक चीज को नहीं पकड़ते कि अगर रोजगार है, राफेल का मुद्दा है, पकड़े रहे जब तक वो मुद्दा उनको ही डेमोरलाइज नहीं करने लगा। देखिए, राजनीति की समझ तो उनको पकड़नी पड़ेगी कि जनता का विचार किधर जाना है। अगर जनता राफेल के साथ है तो एंड द पॉइंट, एक टाइम पे जाने के बाद मुझे मुड़ जाना होगा। मैं उतनी दिन तक नहीं उसको पकड़ कर रख सकता, वो पकड़े रहे। राहुल गांधी से आगे बढ़ जाइए, स्थानीय मुद्दा पर आइए तो अच्छा होगा। स्थानीय मुद्दा खूब बात हुई भाई साहब, 2 घंटे से बातचीत कर रहा हूँ, आप तो इसे सबसे बड़ी बात है यहाँ पर। आखिरी में अंतिम में आप लोग से पूछना चाहूंगा भाई, जो भी सरकार आए क्या होना चाहिए आपके क्षेत्र के लिए? हमारे क्षेत्र में सबसे पहली बात है, सबसे पहला प्रॉब्लम है यहाँ बाढ़ आना और कृषि। 2 चीज सबसे ज़्यादा जरूरी है। बाढ़ के लिए आज तक पिछले 70 साल से, हमारा उम्र 38 साल है, सुनते आ रहे हैं बाढ़ का होगा सॉल्व, लेकिन आज तक नहीं हुआ, सब लोगों के सामने है। और एक कृषि, जिसका मेन प्रॉब्लम बाढ़ ही है। बाढ़ के कारण ही यहाँ की कृषि खत्म हो जाती है। 4 बार धान का बिचड़ा लोग डालते हैं, बाढ़ आती है सब दहा के ले जाती है। इसी बार मैं इसी साल की बात बोलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसी साल की बात कर रहा हूँ। 4 बार ऐसा हुआ कि लोग धान का बिचड़ा इधर से उधर से खरीद के लाए और उसके बाद लगाए, बाढ़ आई और ख़त्म कर दिया। अब बताइए, 4 बार जो खरीद के लाए हैं धान का बिचड़ा, उनका कॉस्ट प्लस उसके बाद जो उपज हुई होगी, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं हुई, थोड़ी बहुत जो हुई है, अभी कट ही रहा है फसल, तो उसका दाम क्या मिलेगा उनको? धान उसमें युवाओं के लिए क्या होना चाहिए आप बताइए? युवाओं के लिए सबसे पहला काम होना चाहिए कि यहाँ एक डिग्री अच्छी कॉलेज खुले, सारे स्कूल की सारी व्यवस्था सही की जाए, जितने भी टीचर्स की बहाली रुकी हुई है वो सारे टीचर की बहाली दी जाए। उसके बाद जो टीईटी की एग्ज़ाम है, टीईटी के एग्ज़ाम को परमानेंट किया जाए कि टीईटी एक बार पास किया तो वो लाइफ टाइम रहेगी, ये होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे अगर रोजगार के लिए चकबंदी की जो प्रक्रिया है उसको किया जाए और युवाओं में कृषि के लिए उत्साहवर्धन काम जो भी है वो किया जाए तो ज़्यादा बेटर है यहाँ के लिए। बाढ़ का समस्या का समाधान होना चाहिए परमानेंट, जो हर साल जो है ना लोगों के कमर तोड़ के जाता है। हर साल आप इस साल उठने की कोशिश की, अगला साल फिर आपको चाप देगा, फिर उठने की कोशिश की, फिर चाप देगा। बाढ़ ऐसा समस्या है यहाँ का, ये यहाँ पे आ जाता है, भर जांग पानी रहता है यहाँ पे भिट्ठा मोड़ पे, सबका दुकान कितना का दह जाता है, 5-5 लाख का नुकसान हो जाता है, बहुत प्रभावित होता है। बात है। तो ये थे सुरसंड विधानसभा के लोग, सीतामढ़ी जिले के और नेपाल बॉर्डर पर रहने वाले लोग। इन्होंने तमाम अपने मुद्दे गिनाए, व्यापार किस तरीके से प्रभावित हो रहा है बॉर्डर बंद होने की वजह से। युवाओं ने अपने मुद्दे गिनाए, रोजगार को लेकर, नेताओं के बारे में बात की, सरकार के बारे में बात की और आने वाली जो सरकार है उनसे उनकी क्या अपेक्षाएं हैं उसके बारे में बात की। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। मैं सौरभ हूँ, कैमरे के पीछे मेरे साथ जेरी हैं। शुक्रिया।